और अंतिम संस्कार को लेकर सियासी उबाल। पीड़ित परिवार से मिलने निकले राहुल और प्रियंका को पुलिस ने किया गिरफ्तार। काफिला बीच में रोके जाने पर पुलिस और कार्यकर्ताओं में हुई धक्का मुक्की। वायु प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 5 राज्यों के 7 मंत्री स्तर की बैठक की। बैठक में प्रदूषण के खिलाफ जंग तेज करने का किया ऐलान। सभी मंत्रियों ने प्रदूषण को लेकर दिए कई सुझाव। पुलिस को एक शख्स का मास्क न लगाने पर चालान काटना पड़ा भारी। पुलिस ने काटा चालान तो लोगों ने पुलिस को ही पीटा। लाठी घूसा और लात से पुलिस की। हाथरस गैंगरेप मामले में कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। आज हाथरस के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी रवाना हुए थे, जहां उन्हें रास्ते में ही यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल ग्रेटर नोएडा के आसपास कांग्रेस कार्यकर्ताओं और यूपी पुलिस के बीच हाथापाई हो गई और धक्का मुक्की के दौरान राहुल गांधी जमीन पर भी गिर पड़े। की मौत के बाद से पूरे देश में उबाल है। हाथरस मसले पर सियासत गर्माती जा रही है। राहुल गांधी बहन प्रियंका वाड्रा के साथ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए दिल्ली से हाथरस के लिए निकले। हालांकि ग्रेटर नोएडा में उनके काफिले को रोक दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र हो गए। काफिला रोके जाने के बाद राहुल प्रियंका पैदल ही हाथरस के लिए निकल पड़े। प्रियंका योगी सरकार पर पीड़ित परिवार को धमकी देने का आरोप लगा रही हैं। प्रियंका ने कहा कि यूपी सरकार परिवार को चुप कराना चाहती है। काफिला आगे बढ़ते देख पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया। ग्रेटर नोएडा के पास यूपी पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई भी हुई। इस दौरान धक्का मुक्की में राहुल गांधी भी जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका को जीप में बिठाया और F1 गेस्ट हाउस ले गए। गेस्ट हाउस एक्सप्रेस वे पर स्थित है। वहीं राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 188 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी। इसी बीच राहुल और प्रियंका F1 गेस्ट हाउस से निकल चुके हैं और उन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा है। इसके अलावा पीड़िता के गांव में मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वायु प्रदूषण और पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए आज एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री के साथ साथ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी भी शामिल थे। देखिए पूरी रिपोर्ट। साल नवंबर-दिसंबर के महीने के आसपास पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में पराली जलाए जाने की वजह से वायु प्रदूषण काफी बढ़ जाता है। तो इसी प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक मीटिंग की। इस मीटिंग में दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड DDA एवं NDMC के अधिकारी शामिल हुए। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2016 की तुलना में 2019 में खराब हवा वाले दिनों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने आगे बताया कि पूसा इंस्टीट्यूट द्वारा पराली को नष्ट करने के लिए एक मशीन का निर्माण किया गया है, जिसका राज्यों में ट्रायल किया जाएगा। पराली के साथ बाकी भी बहुत सारे कारण होते हैं NCR के प्रदूषण के। कचरे का प्रबंधन, कंस्ट्रक्शन, रूल को न दबाना, अनपेव्ड रोड्स और बहुत सारी समस्याएं हैं। इसलिए हॉटस्पॉट्स तैयार किए हैं। कहाँ ज़्यादा गंभीर समस्या है, कहाँ फोकस करना है। और केंद्र सरकार ने पराली जलाने के लिए मशीन दिए हैं। ICAR, ये भारत सरकार की कृषि संशोधन की जो संस्था है, काउंसिल है, तो पूसा संस्था के द्वारा एक डीकम्पोजर का नया शोध भी किया है। इसकी भी ट्रायल सभी राज्यों में इस साल होगी। वहीं हरियाणा, पंजाब और राजस्थान सरकार के मंत्रियों को भी NCR में उनके चिन्हित हॉटस्पॉट में फोकस करने का सुझाव दिया गया है। CPCB की 50 टीमें काम पर रहेंगी और हर दिन मॉनिटरिंग और रिपोर्ट देंगी। इस साल अपेक्षा है कि कम पराली चले, हमारी निगरानी रहेगी। CPCB के टीम्स जागरूकता से काम करेंगे। 50 टीम्स रहेगी और सभी राज्यों से लगातार रोज का रोज कांटेक्ट होगा, रोज का रोज रिव्यू लिया जाएगा। और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये बहुत एक्टिव रहेगा और सभी राज्यों के साथ काम करेगा। लेकिन किसानों का आरोप है कि सरकार ने पराली के सही उपयोग के कोई इंतजाम नहीं किए हैं। सवाल आता है पराली का कि किसान पराली जलाए तो जलाने के अलावा करे क्या। सरकार को पराली की याद जब आती है जब पराली खेत में पड़ी हुई होती है। किसान को अपने खेत खाली करके अगली फसल की तैयारी करनी होती है। वहीं सरकार कहती है कि पराली जलाओ नहीं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं
कि किसान पराली ना जलाए तो करे क्या, या तो उसे चारे में उपयोग ला सकता है या उसके पास एक दूसरा रास्ता बचता है उसे जलाए, क्योंकि किसान को खेत खाली करके दूसरी फसल की तैयारी करनी होती है। यहाँ एक तरफ खेतों में धान की कटाई चल रही है, वहीं धान को झाड़ा जा रहा है। बड़ा सवाल आता है कि सरकार ने ऐसे क्या उपाय किए कि जिससे इस पराली को हम सदुपयोग में ला सकें। सरकार कहती है कि इसको आप खाद बनाइएगा, लेकिन वो यंत्र कहाँ पर हैं? सरकार सीधी सी अपनी विफलता का दोष किसानों पर मढ़ना चाहती है। बहरहाल इस सब कवायद के बाद अब उम्मीद यही है कि पोल्यूशन का लेवल कुछ कम हो और लोगों को साफ हवा में सांस लेने का मौका मिले। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई अपनी जांच कर रही है और ड्रग एंगल की जांच एनसीबी कर रही है, लेकिन उनके करीबियों और फैंस का कहना है कि अब जांच में बहुत देरी हो रही है। इसी के विरोध में आज सुशांत के दोस्त मुंबई से दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो 2 अक्टूबर को भूख हड़ताल करेंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई की जांच लगातार जारी है, लेकिन सुशांत की मौत का सच सीबीआई तक सामने नहीं आया है। इसी बात को लेकर फैंस और सुशांत के करीबियों के बीच नाराजगी है। अब सुशांत के दोस्त और कोरियोग्राफर गणेश हिवारकर और उनके पूर्व स्टाफ मेंबर अंकित आचार्य ने अनशन करने के लिए मुंबई से दिल्ली पहुंचे हैं। सुशांत के दोनों करीबी दोस्त 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन भूख हड़ताल के लिए दिल्ली आए हैं, लेकिन उनको एयरपोर्ट से आगे जाने की इजाजत नहीं मिली। अंकित को पुलिस वैन में बिठाकर वहां से ले गई। दिल्ली भूख हड़ताल के लिए आया था। नहीं, मुंबई में क्योंकि शिवसेना अभी वैसा होकर इसलिए इधर आए। जबकि गणेश हिवारकर को जब पुलिस ने ले जाने की कोशिश की तो वो अड़ गए और कहा कि वो यहाँ से राजघाट तक पद यात्रा करेंगे। आ गई है कि मुझे हाथ पकड़ के लेके जाएगी जबरदस्ती, और पेपर लेके आइए, कोई भी पेपर लेके आइए, पेपर। सुशांत मामले में सभी को इंतजार है कि सुशांत के परिवार को इंसाफ मिले। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और एनसीबी की ड्रग एंगल को लेकर इस मामले की जांच जारी है, लेकिन सुशांत के फैंस और करीबियों को लग रहा है कि मामले की जांच में देरी हो रही है। आपको ये भी बता दें कि इसी बात को लेकर सुशांत के पिता भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले थे। देश में लगातार कोरोना वायरस में इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 86,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद आंकड़ा 63 लाख के पार पहुंच चुका है। और आज से अनलॉक 5 भी शुरू हो चुका है, जिसमें कई तरह की रियायतें दी गई हैं, लेकिन इस बात का भी डर है कि ज्यादा छूट मिलने पर केसेस बढ़ भी सकते हैं। कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए अनलॉक 5 का ऐलान कर दिया है। तो आज से देश में लोगों को कई और रियायतें मिलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन सभी को सरकार की गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। स्वास्थ्य विभाग के गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से पिछले 24 घंटे में 86,821 नए मामले सामने आए हैं और 1,181 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद गुरुवार को देश में संक्रमण के कुल मामले 63,12,584 हो गए हैं। दर्ज किए गए कुल मामलों में 9,40,705 एक्टिव केसेस हैं, वहीं 52,73,201 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 98,678 लोगों की मौत हो गई है। देश में रिकवरी की दर 83.53% है, जबकि मृत्यु दर घटकर 1.56% हो गई है। महाराष्ट्र कुल 13,84,446 मामलों के साथ सबसे अधिक खराब स्थिति वाला राज्य है। इसमें 36,662 मौतें भी शामिल हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का स्थान है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के आंकड़ों के अनुसार भारत ने बुधवार को एक ही दिन में 14,23,052 सैंपल्स का टेस्ट किया, जिनके साथ कुल 7,56,19,781 सैंपल्स की जांच अब तक भारत में हो चुकी है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्मदिन है। आज वो 75 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना। देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज 75वां जन्मदिन है। राष्ट्रपति कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को यूपी के कानपुर जिले के एक गांव में हुआ था। वो 25 जुलाई 2017 को देश के 14वें राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति के जन्मदिन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, राष्ट्रपति जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं। भारत में उनकी नीतियों के प्रति दूरदृष्टि देश के लिए एक संसाधन है। वंचितों के प्रति उनका सेवा भाव जबरदस्त है। भगवान उनको दीर्घायु रखे।
और उत्तर स्वास्थ्य प्रदान करे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। देश के गरीब और वंचित वर्ग के कल्याण व सशक्तिकरण के प्रति आपका समर्पण हम सभी को प्रेरित करता है। आपकी बुद्धिमत्ता व कौशल से देश को नया बल मिला है। आपके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना करता हूँ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राष्ट्रपति को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विनम्र और स्नेहदिल व्यक्तित्व के धनी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को जन्मदिन की आत्मीय बधाई व शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ और दीर्घायु हों व आपके कुशल मार्गदर्शन में राष्ट्र इसी प्रकार प्रगति के नित नए आयाम स्थापित करता रहे। इसी के साथ रक्षा मंत्री ने भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ट्वीट कर उनके जन्मदिन की बधाई दी। आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कठिन संघर्ष से देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं। इन्होंने एक समाजसेवी, एक वकील और एक राज्यसभा सांसद के तौर पर काम किया, लेकिन इनकी पिछली पृष्ठभूमि में जाएं तो वो एक बहुत ही साधारण इंसान है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.